हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन किस किस से नहीं हुआ? और यहां पे देखिए, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 20 एंड द वेरिएंस ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इज 16। इधर देखो सभी, आर इक्वल टू कोवेरियंस ऊपर लिखना होता है 20 और वेरिएंस ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल तो ये 4 हुआ ना, और 4 मल्टीप्लाई बाय आपका यहां पे दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मान लेता हूं मैं एक्स का है, तो दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं, तुम्हें पता है ये मैक्सिमम किसके बराबर आ सकता है? 1 के। मैक्सिमम किसके बराबर आ सकता है? 1 के। नेगेटिव तो आएगा नहीं क्योंकि कोवेरियंस कैसा है? पॉजिटिव। तो यहां पे ये मैक्सिमम 1 के आ सकता है, तो ये वाली वैल्यू को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, या ऐसे समझो, मैं यहाँ पे ये इस लॉजिक से बता देता हूं कि आपकी ये फ्रैक्शन मैक्सिमम किसके बराबर आ सकता है? 1 के। बस अब हो गया। इससे तुम्हें ज्यादा ठीक समझ में आएगा। अब ये 4 से क्या कर दो, बल्कि मैंने एक गलती करी, ये 4 से 20 को क्या कर देता हूं। अब वेरिएंस चाहिए ना मुझे, तो मुझे तो वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस के लिए स्क्वायरिंग कर देता हूं, दोनों साइड होगा। तो आंसर होना चाहिए 25 या 25 से ज्यादा। और बेटा की जानकारी के लिए बता दूं कि 100 था तब भी ठीक था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट बुक है आप लोगों की बुक, वहां पे 100 नहीं है, क्या है? ठीक है, पहले बुक्स में 100 था, अभी ठीक हो गया है, तो 25 आना चाहिए। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को? तो ये बेसिकली मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपको किस पे बेसिस पे करवाए, जो अभी तक फॉर्मूला मैंने बताया। ठीक है। अच्छा, एक यहां पे एक चीज याद रखना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द यूनिट फ्री मेजर। बेटा सारे मेथड के लिए बोला है। किसके लिए बोला है? सारे मेथड के लिए। अभी जो क्वेश्चन करवाए हैं या तो वैसे क्वेश्चन आते हैं, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो आपके सामने दिख रही है, पक्का क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान भी है। ठीक है, बहुत आसान भी है। अभी आप भी ये बात बोलेंगे, आपसे ही बुलवाएंगे ये बात। ठीक है, देखिए, पढ़ते हैं जरा प्रॉपर्टी क्या है। कोरिलेशन कोफिशिएंट रिमेन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब अनअफेक्टेड। किससे? चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड और स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताएंगी? नहीं, आप बताएंगी चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब बताओ। प्लस और माइनस करना वेरिएबल्स में क्या कहलाता है? चेंज ऑफ ओरिजिन। आप बताओगे चेंज ऑफ स्केल। मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या होता है? चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, और कोरिलेशन इन दोनों से क्या रहता है बच्चों, जल्दी बताओ, कैसा रहता है? अनअफेक्ट। अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? बट
पढ़ो पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा है, बट डिपेंडिंग, डिपेंडिंग मतलब अफेक्टेड, किससे, साइन ऑफ, किससे अफेक्ट होता है, साइन ऑफ स्केल से अफेक्ट। ठीक है। अब सुनो, अब मैं थोड़ा सा चीजें बताता हूं, सुनो दोस्तों, यहां पे इस ए का और इस बी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये बी और ये, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये बी और ये। अच्छा सुन बेटा, यहां तो बी और डी से डिवाइड किया जा रहा है ना, एक्स को और वाई को, मल्टीप्लाई भी हो रहा होता तो भी, मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड वाला नंबर इंपॉर्टेंट है, और नंबर इंपॉर्टेंट नहीं। ध्यान से पढ़ क्या लिखा है, सब बच्चे पढ़े, बट डिपेंडिंग, डिपेंडिंग ऑन द, सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या बोला, साइन ऑफ स्केल, यानी कि मुझे नंबर से भी मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं उसका साइन क्या है, क्या बोला, उसका साइन। यहां पे क्वेश्चन ने खुद बोल दिया, कहता है वेयर ए एंड सी आर द ओरिजिन ऑफ एक्स एंड वाई, इग्नोर कर दिया मैंने उस बात को, क्योंकि मेरे लिए रेलिवेंट क्या है, एंड बी एंड टी रिस्पेक्टिवली स्केल्स। मैंने कहा सर ठीक है, बहुत बातें समझ में आ गई, अब बताओ आगे क्या करें। एक फॉर्मूला बना दिया इन्होंने, एक फॉर्मूला बना दिया, सुनो। अब ये फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूं, तुम्हें ये फॉर्मूला भी याद नहीं करवाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, क्या बी इंटू डी से बी इंटू डी कैंसिल होता दिख रहा है, अरे ऊपर भी बी इंटू डी है, नीचे भी बी इंटू, ये फॉर्मूला क्या है, कैसे, इस पे मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। आ रही है बात समझ में, तो यहां पे ये बी इंटू डी से बी इंटू डी कैंसिल होता दिख रहा है। पहली तो बात ये, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सुनो, एक्स ओरिजिनल वेरिएबल थे, एक्स की वैल्यू में चेंज करा, ए माइनस करा सारी वैल्यू में, और बी से डिवाइड, तो जो वैल्यूज आई नई वाली उनका नाम क्या रखा गया, वाई की सभी वैल्यू में से डी कोई नंबर माइनस करा, फिर, सॉरी सी होना चाहिए था, वाई की सभी वैल्यू में से सी माइनस करा, कोई नंबर होगा, और सारी वैल्यू को माइनस करने के बाद डी नंबर से डिवाइड करा, तो जो नई वैल्यू आई उनका नाम क्या रखा, पहले बोलो ठीक है यहां तक, अब पहले समझ में आया यू और बी क्या है। वो कह रहा है कि क्या मुझे यू और बी का, यू और बी का कोरिलेशन निकालने के लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, क्या मुझे दोबारा ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा, क्या मुझे दोबारा ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मत लगाइए। कह रहा था फिर आंसर कैसे निकलेगा, मुझे पता करना है यू और बी का आंसर क्या है। मैंने कहा सुन, यहां पे ये बी और डी से बी और डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। कह रहा फिर, तो मैंने कहा सुन, यहां पे दो केस बनेंगे, केस वन, आर एक्स वाई और आर यू वी बराबर आएंगे, और आने भी चाहिए, बिकॉज चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहते हैं दूसरा केस, दूसरा केस ये होगा कि आर एक्स वाई और आर यू वी में किसका चेंज होगा, साइन, किसका चेंज होगा, बच्चे ने पूछा सर मुझे मतलब कैसे डायरेक्ट पता चल सकता है कि कब सेम आएगा कब साइन चेंज आएगा, मैंने कहा हाँ। कहता है कब, मैंने कहा सुन, और देखो, ये वाला केस तब लगेगा, ये वाला, बोथ बी एंड डी आर ऑफ, एक मिनट, बोथ बी एंड डी आर ऑफ सेम साइन, कैसे हो, यानी कि बी और डी या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। और ये कब लगेगा सर,
when B and D are of क्या कहते हो दोस्तों, रख पाओगे याद? अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो करवाता हूं, पहले ये बताओ ये ठीक है ना। और ये फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा मैं इस पे ज्यादा नहीं जानना चाहता, बता दूंगा, वैसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखो इन्होंने एक अपनी तरफ से शॉर्टकट बनाया है, ऊपर बी डी है, नीचे बी और डी है, और नीचे वाले बी और डी किसमें है, मॉड्यूलस में। किसमें है, ये ब्रैकेट गलत लगा रखे हैं, ब्रैकेट ये ऐसे समझ, ये लो, है ना। नीचे वाले बी और डी मॉड्यूलस में है, और ऊपर वाले बी और डी विदाउट मॉड्यूलस। अब देख दोनों प्लस के होते, कैसे होते दोनों, तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। दोनों माइनस के होते, सेम साइन, ऊपर माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, नीचे तो मॉड्यूलस है तो प्लस ही आना है। तो दोनों सेम साइन में क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर क्या आ रहा है, 1। तो आर एक्स वाई और आर यू बी क्या आ रहा है बच्चे, इक्वल। ठीक है। और अगर दोनों अलग अलग साइन के हुए तो नीचे मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस है तो क्या होगा, प्लस ही रहेगा। लेकिन अगर ऊपर एक प्लस का और एक माइनस का है तो प्लस माइनस क्या होता है, सब बताओ, माइनस। यानी कि दोनों कैंसिल हो गए, अब क्या आंसर आएगा, -1। और आपका आर यू बी जो है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है भाई। यहां पे नीचे बता दिया उसने, कहता है आर एक्स वाई और आर यू बी कोरिलेशन कोफिशिएंट है किसके, आर एक्स वाई तो किसका है, एक्स एंड वाई का, और आर यू बी किसका है, यू एंड बी। अब देखो आगे क्या लिखा, न्यूमेरिकली द टू कोरिलेशन कोफिशिएंट रिमेन इक्वल। न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, सेम, वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, बट दे वुड हैव अपोजिट साइन ओनली व्हेन B and D, the two scales differ in, क्या मैं मान के चलूं, समझ में आ गया फॉर्मूला, तो समझ में आ गया ना। अब अप्लाई कैसे करेंगे, आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड, ये देखो दोस्तों, यहां पे सब ध्यान दीजिएगा, u इक्वल टू यू प्लस 5x इक्वल टू 6 है, मैं चाहूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, u इक्वल टू -5x और +6, पता है ना ये इधर जाके। और यहां पे देखना 20 इधर आ गया, 7 भी इधर चला गया, 3y-20 इक्वल टू वॉट, 7v, या v इक्वल टू, सबको पता है ना डिवीजन में जाएगा, 3/7y और -20 दोस्तों मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या है, मुझे बस ये मतलब है x के साथ मल्टीप्लाई कैसा नंबर हो रहा है, नेगेटिव का। 5 भी मत बोलो, क्योंकि हमें नंबर से मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है, उसके साइन से। x की वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का नंबर, y की वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का नंबर, एक प्लस और एक, मैंने कहा तो, कह रहे सर देखो अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स वाई 0.58 है, मैंने कहा अच्छा, कह रहा मतलब आर एक्स वाई 0.58 है, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है समझ गया ये तो मैं। कहता है अब बताओ कोरिलेशन बिटवीन यू एंड बी, जल्दी बताओ कि आर यू बी क्या होगा। भाई ऊपर अभी लाइन पड़ी थी कि एक्स वाई न्यूमेरिकली द टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिमेन इक्वल, बट दे वुड हैव अपोजिट साइन, वो भी कब, जब दोनों के चेंज ऑफ स्केल कैसे हो, डिफर इन साइन। तो भैया यहाँ पे तो चेंज ऑफ स्केल कैसे कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ आर यू बी, अब मैं क्या लगाऊंगा, -0 आप देख सकते हो दिमाग लगाया है, बहुत लिखने की जरूरत, और सिर्फ दिमाग के नाम पे क्या देखा है, एक्स के अंदर जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है उसका साइन, वाई के अंदर जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है उसका, बोलो ठीक है, पक्का। मैंने जब ये तरीका बच्चों को बताया तो एक क्वेश्चन
ऐसा बनाया, मुझे ऐसा लगता है जैसे चैलेंज करने के लिए। चैलेंज क्या? कि आपने एक्स और वाई दोनों के चेंज ऑफ स्केल के साइन से बच्चों को याद करवा दिया। मैंने कहा हाँ यही करवाया। कह रहे अब हम एक नया मेथड ला रहे हैं, उसमें क्या करेंगे हम एक्स के अंदर तो चेंज ऑफ मतलब चेंज करेंगे। मैंने कहा और वाई में? कह रहे वाई में नहीं करेंगे। ये देखो पूछा भी क्या, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन यू एंड वी नहीं, यू एंड। अब मैंने कहा ये क्या करा? मैंने कहा जो याद करवाया था उस वो तो तरीका फेल हो गया, लेकिन हमने फिट बैठाने की कोशिश करी। और कैसे फिट बैठाया देखो, 4u = ये भी इस तरफ, और समझ गए ना? और पक्का? पहले ये बता दो एक्स का चेंज ऑफ स्केल कैसा है? तुमने कहा वो तो ठीक है सर, अब वाई का क्या करोगे? अरे मैंने कहा रुक जाओ, क्या मैं वाई को लिख सकता हूं y = 1 × y? वाई को =1 × y लिख सकता हूं ना? क्या 1 मल्टीप्लाई करने से कुछ गलत हो जाएगा? तुम्हें जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत का सोल्यूशन निकाला है मैंने। और सोल्यूशन क्या है? अरे वाई का चेंज ऑफ स्केल बोलो क्या है? 1 नहीं, पॉजिटिव 1 भी। 1 है मानता हूं, 1 भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं 1 की जगह 2 कर दूं तो फिर बात दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं हमें तो सीधी सी बात है, वाई का वाई रखना है। क्या रखना है? वाई का। और 1 मल्टीप्लाई करने से वाई में कोई चेंज। लेकिन आपका रूल बन जाएगा जो मैंने सिखाया है। सब बच्चे बोल के बताओ एक्स का चेंज ऑफ स्केल कैसा आया? लाउडली बोलो। और वाई का चेंज ऑफ स्केल, एक नेगेटिव और एक, भैया साइन अलग अलग हो गए। तो अब r(x, y), बहुत बढ़िया, r(x, y) ये क्या करा? चलिए दोबारा कर देते हैं। और वह समझ गए ना आप लोग? तो यहां पे आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है एक्स और वाई का कितना है? यानी कि एक तरीके से r(x, y) कितना दे रखा है बच्चों? -0.6। तो अब r(u v), सॉरी r(u, y) किसके बराबर होगा? प्लस का 0 पॉइंट, साइन चेंज होगा ना? दोबारा लिख लूं क्या वो जो हटा दिया, हट गया? तुम बताओ किंजल। ठीक है, माइनस प्लस एक चेंज ऑफ स्केल माइनस एक चेंज ऑफ स्केल प्लस। तो क्योंकि चेंज ऑफ स्केल डिफर कर रहे हैं साइन में, तो कोरिलेशन का साइन क्या होगा? चेंज। अभी ठीक है? सब कंफर्टेबल है? जरा ये पढ़िए, क्वेश्चन करिए प्लीज, फटाफट से करिएगा थोड़ा। रौनक, निधि, शिवा, क्लियर है आप लोगों को? जो भी कॉन्सेप्ट करवाया जल्दी से रिप्लाई करो। हाँ जी, जल्दी बताओ बेटा। शिवा, निधि, मैसेज कर दो, नहीं तो आप मैसेज भी कर सकते हो।
और इसका आंसर x की वैल्यू दे रखी है, आर एक्स वाई क्या दे रखा है। तो अब आपसे आर यू बी पूछा है। अबे मैंने कहा आर यू बी के नाम पे करा क्या, कह रहा है वो खुद चेक करो। क्या करा है वैसे इन्होंने, पहले में माइनस करा है क्या 5, सब में से 5 माइनस करा है, अच्छा। और दूसरे वाले में सब में से, ये तो चेंज ऑफ ओरिजिन है, और चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क, पहले भी 0.93 अभी भी। बताओ आप लोग कन्विंस हो तो मैं आगे बढ़ू। क्या हुआ, दिक्कत है पूछने का तेरे को। मैं क्या समझाऊं कि ये 0.93 क्यों है, कि ये करा क्या। कर जरा सब में से 5 माइनस कर। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, कुछ भी ले सकते हैं। माइनस चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, एक नंबर माइनस करना, ठीक है। चलो, कई बार गलत डायरेक्शन में चला जाता है दिमाग, मतलब सारी बातें छोड़ के दिमाग ये चल रहा है कि 5 क्यों लिया। दया कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, वो तो वैसे भी जब 2 - 5 3 - 5 कर रहे हैं तो पता ही चल रहा है कि 5 माइनस हो रहे हैं। मतलब ये कोई बहुत ये नहीं कि ऐसा एक्सप्लेन करो, ये खुद ही छोड़ दो, अपने आप ही सोच लेगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन फेवरेबल नहीं रहती। जैसे तुम्हें हल्का हल्का बताना है मुझे कि ये सही है ये गलत है, पीछे नहीं पड़ सकता तुम्हारे, सही गलत अपना खुद ही डिसाइड करोगे। मेरे को बस ये मैसेज देना है कि जनरली ये सही है और ये गलत। क्वेश्चन नंबर 4, रेफरिंग टू द डेटा प्रेजेंटेड इन क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8 नहीं, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो डेटा था ये वाला, इसके अंदर फिर कुछ चेंज करें। जरा एक बार खुद चेक करो यार, मैं नहीं बताऊंगा, खुद चेक करो। ये ब्लैक वाले डेटा में और यू वाले डेटा, मतलब येलो वाले डेटा में रिलेशन क्या है। चेंज ऑफ स्केल, बहुत बढ़िया। क्या स्केल चेंज करा है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी जज कर लिया, कह रहे हैं एक्स की सभी वैल्यू में ×5 हो रहा है और वाई की सभी वैल्यू में ×-6 हो। अब ये चेंज ऑफ स्केल की बात है, चेंज ऑफ स्केल से फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन सबको पता है कि एक्स का चेंज ऑफ स्केल बोल के बताओ पॉजिटिव, वाई का चेंज ऑफ स्केल। तुम नोटिस कर रहे हो मैं नंबर भी नहीं बोलना चाह रहा, क्यों, क्योंकि नंबर पे ध्यान ही नहीं देना, मुझे सिर्फ उनके साइन पे ध्यान दे। और आपका यहाँ पे क्योंकि चेंज ऑफ स्केल के साइन डिफर कर रहे हैं, तो अब 0.93 नहीं बल्कि क्या रहेगा, ऑल ओके। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 3 4 पार्ट है, ट्राई करिएगा। ये ऑप्शन नहीं है बेटे, पहले बता रहा हूं, ये क्वेश्चन के आंसर मतलब एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गिवन दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.8, तो लिख दिया मैंने आर एक्स वाई 0.8। अच्छा जूम कर, बस बेटा थोड़ा सा और जूम करूंगा, फोटो कॉपी निकल के आएगी इसकी। वैसे एक बोर्ड था, मैं एक कंपनी के अंदर पढ़ाता था, एड्यूकॉम, बहुत बड़ी कंपनी थी। इंडिया में सबसे पहली जो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम था ना, वो एडीकॉम कंपनी ने चालू किया था। उन्होंने जिस क्लासरूम सेटअप कर रखा था, हम जाते थे वहां पे स्टूडियो में पढ़ाने, जो बोर्ड होता था बोर्ड, उस बोर्ड पे, सिंगापुर का बोर्ड था वो, उस बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है, नॉर्मल बोर्ड था भाई, मार्कर व्हाइट मार्कर से लिखते थे, एक की प्रेस होते ही पूरे बोर्ड के प्रिंट आउट निकल के आते। खैर, यहाँ पे देखिए, given that correlation coefficient between x and y 0.8, write down the correlation coefficient in these cases.
ये केसेस है बेटा, ऑप्शन नहीं है, पहली बता रहा हूं, एमसीक्यू नहीं था ये। इस वाले केस में बताओ आर यू बी क्या होगा, खुद बताओ भाई अब। चलो एक मैं कर देता हूं। भैया इधर चला गया ना, और u इक्वल टू, हाँ जी, x का चेंज ऑफ स्केल, y का चेंज ऑफ स्केल, तो आर यू भी सेम ही रहेगा, मतलब क्या रहेगा। अब तुम्हें क्या करना है, बाकियों में आंसर बताना, अगले में एक का चेंज ऑफ स्केल प्लस का आ रहा है और एक का चेंज ऑफ स्केल, सीख गए। क्या ऐसे क्वेश्चन, यही पेपर के ही क्वेश्चन है, आप स्कैनर उठा के कुछ भी देख लेना, कोई ऐसे अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे। हाँ, तो ये आपका चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे बेस्ड क्वेश्चन हो गए, और इसके अलावा आपका स्पीयरमैन, सॉरी प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के भी क्वेश्चन आपको करवा दिए। अच्छा सुनो, एक दो पॉइंट है बस सुन लो, अब ज्यादा चैप्टर बचेंगे, बस खत्म कर रहा हूं। There are some cases when we may find correlation between two variable, although two variables are not causally related. कई बार आपको ऐसे, इसकी हिंदी है, कई बार आपको ऐसे केस मिलेंगे जहां पे आपको कोरिलेशन निकल के आ जाएगा, जबकि जबकि वो दो वेरिएबल आर नॉट कैजुअली रिलेटेड, जबकि वो आपस में रिलेटेड नहीं है। ऐसे केस आपको मिलेंगे, और बता रहा है वो कि ऐसा इसलिए होता है, दिस इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल विच इज रिलेटेड टू बोथ द वेरिएबल। सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी हाइट क्या है, 5'10", और कोई है 5'10" से ज्यादा वाला, 5'11", और कोई नहीं, चलो ठीक, कोई बात। तो मान लिया मैं कहता हूं यहाँ पे, नाम भूल गया बेटा मैं आपका, वर्धन, अच्छा फैजान, अरे यार लाउडली बोल दे, फर्जन, अच्छा ठीक है। तो फर्जन यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लिया इसके पेरेंट्स मुझसे फोन पे बात करते हैं और पूछते हैं कि सर क्या चल रहा है इसका, इस तरीके की बात होती, तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही उन्होंने ये बताया कि सर ये बचपन से ही स्टूडियस रहा है। कह रहे सर आप यकीन नहीं मानोगे, इसके नर्सरी में ना 90% आए थे। तो जैसे ये बात बोली मुझे ये माइंड में क्लिक हुआ कि नर्सरी में कभी कोई फेल होता है बेटा आपकी। कोई कहे कि नर्सरी में सर बड़ा मुश्किल होता है, नर्सरी में ना रोकते हैं बच्चों को, नर्सरी में, 9th में और 11th में। एक बच्चे से मैंने पूछा, कह रहा हाँ सर मेरी नर्सरी में कंपार्टमेंट आई थी। तो मैंने पूछा किसमें, कह रहा ड्राइंग में, कह रहा सर्कल सही नहीं बनाया था। आई थिंक आप समझ गए कि नर्सरी
से कंपैरिजन बेकार है। खैर, इसके पेरेंट्स ने मुझे इसकी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, बेटा पानी दे दो इसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक की रिपोर्ट कार्ड भेज दी व्हाट्सएप पे। मैंने एक चीज नोटिस करी, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो मार्कशीट होती है ना, उसमें लिखा होता है कितने दिन स्कूल खुला, बच्चा कितने दिन अटेंड करता है, हाइट कितनी है बच्चे की, वेट कितनी है, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में ये देखा जाता है कि बच्चा मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से क्या करे, ग्रो करे। तो मैंने देखा इसकी ना नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हाइट बढ़ती जा रही है। और जिस जिस साल में ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में था, मैंने उस साल की इंडिया की नेशनल इनकम देखी। इंडिया की नेशनल इनकम, मैंने कहा ये भी बढ़ती जा रही है। मुझे ऐसा डाउट हुआ कि कहीं ये बच्चा नहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैंने क्या करा कि जिस जिस ईयर में ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में था, उस ईयर का डेटा लेके एक्स माना इसकी हाइट को, और नेशनल इनकम को वाई। कोरिलेशन आ गया 100%। मुझे समझ में आ गया कि ये बच्चा नहीं, ठीक है ना। चलो गए, तुम मुझे बताओ। और अच्छा, ये मजाक वैसे बोल दिया, लेकिन मैं बता देता हूं ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ये दोनों चीजें, इसकी हाइट या किसी भी बच्चे की हाइट उस एज ग्रुप में और इंडिया की नेशनल इनकम, दोनों एक तीसरे वेरिएबल से रिलेटेड है, दैट इज व्हाट, टाइम। दैट इज व्हाट, मैं इसकी छोड़ो अगर किसी का भी हाइट की बात करूंगा तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हाइट क्या होगी, ग्रोइंग स्टेज पे, हाई है ना। और नेशनल इनकम भी इंडिया की कैसी है, ग्रोइंग स्टेज पे। तो इस वजह से वो किसी की चीज, ऐसी चीज के साथ कोरिलेशन निकालोगे, किसी भी के भी हाइट के साथ कोरिलेशन निकालोगे, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और दोबारा से पढ़ो ये लाइन, देयर आर सम केसेस when we may find a correlation between two variables, although these two variables are not causally related. This is due to the existence of third variable which is related to both the variable under consideration. अब काम की बात, such a correlation is known as spurious correlation और nonsense correlation। पक्का? इन्होंने भी एक एग्जांपल दिया, लेकिन आप पढ़ लेना। मैंने आपको वैसे मैसेज कन्वे हो गया ना, स्प्यूरियस पूछे थ्योरी में पूछेंगे। इधर देखो, correlation coefficient measuring a linear relation between the two variable indicate the amount of variation of one variable accounted by the other variable। इसका क्या मतलब हुआ, इसकी हिंदी क्या हुई, इसका ये मतलब है, एक्चुअली कोरिलेशन सही बताऊं तो 0.8 आया। क्या आया कोरिलेशन, 0.8 आया। पता है इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर x में 10 बार चेंज आया तो y में कितनी बार आया, 8 बार। अगर x में 10 बार चेंज आया तो y में कितनी बार, अगर x में 100 बार चेंज आया तो y में कितनी बार, 80 बार। समझ में आती है बात। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बेटर मेजर फॉर दिस पर्पज इज प्रोवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन। एक और बेटर मेथड बनाया जा सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ, और जिसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, क्या, आर। क्या है, आर। 10 a value 0.6 for r indicate that 0.6 का स्क्वायर इंटू 100 कर दिया, यानी कि 36% ऑफ द वेरिएशन हैज बीन अकाउंटेड बाय फॉर बाय द फैक्टर अंडर कंसिडरेशन। क्या मतलब है बता रहा हूं, सुनो सब बच्चे ऐसे समझो, अगर r एक्स वाई तुम्हारा 0.8 आया तो बताओ आर स्क्वायर क्या आएगा, 0.,
0.64। यार एक काम करते हैं, मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है यहाँ वाला डेटा और यहाँ वाला डेटा ना कंफ्यूज ना कर दे। मैं एक मिनट थोड़ा अलग ले लेता हूँ डेटा। मैं वैल्यू थोड़ी अलग ले लेता हूँ। चलो जल्दी बताओ, आर एक्स वाई इक्वल टू अगर 0.7 लिखा है तो ये बताओ आर स्क्वायर क्या होगा? 0.49। सब कंफर्टेबल है ना इस बात में? ठीक है। सुनो, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? अगर कल को मैं एक्स और वाई की जगह चेंज करता हूं, देखो मैं एक्स और वाई की जगह लिखता हूं प्राइस एंड क्वांटिटी। क्या लिख देता हूं? प्राइस एंड, ठीक है। सबको पता है प्राइस और क्वांटिटी कैसे रिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। ये लो, और मैं क्या चेंज करता हूं, मैं और चेंजेस के नाम पे यहां पे क्या कर देता हूं, माइनस का। क्योंकि सबको पता है ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। लेकिन आर स्क्वायर तो सेम ही आएगा। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इस आर स्क्वायर इक्वल टू 0.49 का ये मतलब है कि अगर कभी डिमांड में चेंज आया तो 49% चांसेस हैं कि किसकी वजह से आया है, प्राइस की वजह। किसकी वजह से आया है? और सर 51%, 50%, 50% वन, कोई बात, 51% वो रीजन है जिनको हम किस में कवर करते हैं, सेट्रस पेरिबस में, अदर थिंग रिमेनिंग। समझ गए बात को? अब दोबारा से पढ़ो, देखो यहां क्या लिखा है, यहां पढ़ो, देखो क्या लिखा है। अगर आर 0.6 है तो ये बताता है कि 36% वेरिएशन तो कौन से वाले हैं, उस फैक्टर की वजह से जिस फैक्टर को हमने कंसीडर किया है, यानी कि उस एक्स और वाई को जिसको हमने लिया है। एंड द रिमेनिंग 64% वेरिएशन इज ड्यू टू अदर फैक्टर, वही हो गए जिनको हम किसमें, सेट्रस पेरिबस में कवर। ऑल ओके? लेकिन तुम्हें कुल मिला के इतना कुछ 1-2 मिनट से बोले जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। फॉर्मूला के नाम पे क्या याद रखना है? आर एस। क्या याद रखना है? कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन 1 माइनस ये 64% वैल्यू ये निकालता है। ठीक है। अब आती है सर, इस पे क्वेश्चन आएगा? हाँ आ सकता है, शायद नहीं आ सकता है। मतलब श्योरिटी भी नहीं दी, शायद वाली बात भी नहीं बोली, तो 50-50% चांस। कैसा आएगा? करो। बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नॉन डिटर्मिनेशन पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? और नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या था, वो बोल तो दो। सिर्फ वाह, ये याद हो गया। 0.6 का स्क्वायर, आंसर क्या लगा दूं? ये थोड़ा सा टाइपिंग में मेरे से गलती होगी। ठीक है, 0.64 क्लियर है सभी को? चलो सेकंड और थर्ड भी करो। यही कंफ्यूज कर रहे थे। सही है। और थर्ड? अनअकाउंटेड मतलब
अनएक्सप्लेन, और अनएक्सप्लेन कौन से होते हैं? अदर फैक्टर्स। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ठीक है, अच्छी बात है यार, समझ गए। सब आप सबको आ गया था ना? कंफ्यूज हुए थे वैसे?